फ्रेंड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और पीछे मैंने बताया था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड्स को डिफाइन करते हुए जिन जिन वर्ड्स की हेल्प ली गई उन वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहला वर्ड मैंने बताया था दोस्तों, इंक्लूड्स। दोस्तों, डेफिनेशन दो तरीके की होती हैं लॉ, किसी भी लॉ में। एक डेफिनेशन कहलाती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को जब लिखा जाता है तो वहां पे लिमिट लगा दी जाती है कि अब ये एक एरिया होगा कि इस एरिया के बाहर इस डेफिनेशन का मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जहां इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वो एग्जॉस्टिव नहीं होती, उस मीनिंग के अंदर इंटरप्रिटेशन की जगह रह जाती है। वहां पे इंटरप्रिटेशन के आधार पे इसके और आगे जुडिशियल प्रोसीडिंग का कोई मीनिंग हो सकता है। तो ये वाली डेफिनेशन कैसी है दोस्तों? 2I CRPC जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो डेफिनेशन दी गई है ये CRPC में इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इट मींस ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड यहां पे यूज हुआ है दोस्तों, प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मीनिंग होता है कोई भी एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट जब किए जाते हैं तो उसको ही कार्यवाही कहते हैं। तो प्रोसीडिंग का मीनिंग हमें समझ आ गया कि उसमें कोई एक्ट होना चाहिए या सीरीज ऑफ एक्ट्स होने चाहिए, तभी वो एक प्रोसीडिंग बनती है। अब प्रोसीडिंग को और आगे अगर हम देखें तो ये दोस्तों डिफरेंट टाइप की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं जब भी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रोसीडिंग होती है सिंपल प्रोसीडिंग। अगर कोई भी एक्ट कर दिया, सीरीज या फिर सीरीज ऑफ एक्ट कर दिया, वो सिंपल प्रोसीडिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी प्रोसीडिंग होती है मिनिस्टीरियल प्रोसीडिंग। तीसरी प्रोसीडिंग होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग। चौथी प्रोसीडिंग होती है क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। और पांचवी प्रोसीडिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग या फिर उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग। इतनी सारी प्रोसीडिंग्स में से यहां पे हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अलग से डिफाइन CRPC में किया गया है। ये इतनी सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको जानना है, इन पे हम आगे और वीडियो बनाएंगे, बट यहां पे हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग तक। और जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो बेयर एक्ट में डेफिनेशन लिखी है वो हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब वहां पे यूज हुए वर्ड्स का मीनिंग हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसीडिंग वर्ड का मीनिंग आप समझ गए। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो जब प्रोसीडिंग करेंगी तो उनकी प्रोसीडिंग या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी या एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग होगी। वो कभी भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उनकी। एक मजिस्ट्रेट साहब जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं लेकिन उनकी प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। CRPC में दोस्तों सेक्शन 44 लिखी हुई है जहां पे मजिस्ट्रेट को अरेस्ट की पावर है। आप पढ़ना उस सेक्शन को जाके। तो जब मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 CRPC के अंतर्गत किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो ये जो एक्ट किया मजिस्ट्रेट साहब ने अरेस्ट करने का, इट इज नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग, इट इज नॉट अ जुडिशियल एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो इसी तरीके से वो मजिस्ट्रेट होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि उनकी हर प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। तो कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग करेगी या वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग करेगी। उनकी प्रोसीडिंग कभी भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। जो नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं उनकी जो प्रोसीडिंग होंगी उनकी प्रोसीडिंग क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है। और उनकी प्रोसीडिंग दोस्तों कभी कभी जुडिशियल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। बट आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल अथॉरिटी कभी भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं करती है। इस डेफिनेशन में अगली फ्रेज है इन द कोर्स ऑफ विच जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच। इन द कोर्स ऑफ विच का क्या मीनिंग है? इन द कोर्स ऑफ विच जो फ्रेज है ये प्रोसीडिंग को एक्सप्लेन करती है। प्रोसीडिंग्स को, जो अभी प्रोसीडिंग मैंने यहां पे पीछे बताया वो उसका ही क्वालिफायर है।
प्रोसीडिंग्स और साथ में इसके एविडेंस, इन द प्रोसीडिंग ऑफ विच एविडेंस, इसको आप एक साथ पढ़ के देखेंगे तो मीनिंग समझ आएगा कि जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो वो पूरी प्रोसीडिंग अपने आप में एविडेंस हो सकती है, या उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई पार्ट एविडेंस हो सकता है, तो भी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मान ली जाएगी, बाकी इंग्रेडिएंट होने के साथ साथ। तो इन द कोर्स ऑफ विच का मतलब ये है। अगला वर्ड आता है दोस्तों एविडेंस। इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज लीगली टेकन और एविडेंस में बी लीगली टेकन ऑन ओथ। एविडेंस को अगर जानना है तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पढ़ना पड़ेगा। वहां सेक्शन 3 में एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। मैं उसके वर्ड्स कुछ यहां पे लिखना चाहूंगा। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये डेफिनेशन ऐसे शुरू होती है जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, वहां दो तरीके की एविडेंस की बात की गई है। नंबर 1 ओरल एविडेंस, पूरा पढ़ेंगे तो कुछ और है बट मैं आपको छोटा बता रहा हूं, ओरल एविडेंस। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जब मीन्स वर्ड यूज होता है तो हम कहते हैं कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, और जब इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ होता है तो हम कहते हैं डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर की है, एग्जॉस्टिव नहीं है। लेकिन यहां पे दोनों वर्ड्स का यूज कर दिया गया, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो अब ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव हुई या इंक्लूसिव हुई, इसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट हैं दोस्तों। सबसे पहली जजमेंट कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री AIR 2011 SC 760। इस जजमेंट में यह कहा गया कि ये जो डेफिनेशन हुआ है, इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ है, तो इस कारण से ये एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई है ये इंक्लूसिव नेचर की है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि यहां पे केवल 2 तरीके की एविडेंस की बात की गई है, या तो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन एक और तरीके की एविडेंस होती है जिसे मैटेरियल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य कहते हैं। जैसे किसी मर्डर में सपोज पिस्टल का यूज हुआ, पिस्टल से गोली चला के डेथ की गई किसी पर्सन की, तो यहां पे जो पिस्टल है वो एविडेंस होगा। वो ना तो ओरल एविडेंस में मौखिक साक्ष्य में आता है, ना डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य में आता है, वो एक भौतिक साक्ष्य है। तो क्या वो साक्ष्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा? तो इस जजमेंट में यह कहा गया क्योंकि इस ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाहर भी एविडेंस होती हैं, इसलिए ये इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन है। और दोस्तों एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब, 2014 की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नेचर की डेफिनेशन है और केवल 2 ही तरीके की एविडेंस होंगी, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य, और इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वो पिस्टल जो भौतिक साक्ष्य था, फिर वो क्या है, वो कैसे साक्ष्य की कैटेगरी में आएगा या साक्ष्य की कैटेगरी में नहीं आएगा? तो इन बातों के लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 60। सेक्शन 60 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे मटेरियल फैक्ट की बात करी गई है, मटेरियल एविडेंस की बात करी गई है, भौतिक साक्ष्य की बात हुई है। लेकिन यह भी क्लियर है वहां पे कि भौतिक साक्ष्य को, मटेरियल एविडेंस को ओरल एविडेंस के थ्रू ही प्रूव किया जाएगा। वहां लिखा हुआ है भौतिक साक्ष्य को ओरल एविडेंस के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। सपोज पिस्टल से डेथ की गई किसी पर्सन की, तो यह कौन बताएगा कि पिस्टल से डेथ हुई? और जब तक कोई यह नहीं बताएगा कि पिस्टल से डेथ हुई और कौन सी पिस्टल थी, क्या ये जो पिस्टल सीज की गई है किसी केस में यही पिस्टल थी, इसे कौन बताएगा? ये ओरल एविडेंस के थ्रू ही प्रूव की जा सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं ओरल एविडेंस से ही कनेक्टेड माना सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट की
ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन है दोस्तों। तो एविडेंस का मतलब है ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिजिकल एविडेंस। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं, आप इनको भी देख लें। ये अगर आपको समझ में आ गया तब आपको जाके जुडिशियल प्रोसीडिंग समझ आएगी। अब यहां पे आगे अगर देखें, एविडेंस हमारा ये क्लियर हुआ। अब आगे देखें इज और मे बी। इज लीगली टेकन और मे बी लीगली टेकन। दोस्तों इज का मतलब तो यह है कि अगर एविडेंस ले ली गई है किसी प्रोसीडिंग में तो वो प्रोसीडिंग तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी ही। और मे बी लीगली टेकन का मतलब है कि अगर ली जा सकती है, अभी ली नहीं गई प्रोसीडिंग में, किसी भी प्रोसीडिंग में एविडेंस, बट उस प्रोसीडिंग में एविडेंस ली जा सकती है, तो ऐसी प्रोसीडिंग भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अब क्वेश्चन आता है लीगली टेकन। लीगली का मतलब ऑथराइज्ड बाय लॉ, किसी ना किसी एक्ट में लिखा गया है कि वो पर्सन है और वो ऑथराइज है, एविडेंस ले सकता है, तो ऐसे पर्सन कहा जाएगा कि वो लीगली ऑथराइज है टू टेक एविडेंस। और जब आप कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है, आप वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही डेफिनेशन लिखी है कोर्ट की कि वो पर्सन, जो पर्सन ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, वो पर्सन कोर्ट कहलाता है। तो इस तरीके से यहां पे जो वर्ड्स यूज हुए उनका मीनिंग हमने समझा। और इस मीनिंग को समझने के बाद, इन सारे मीनिंग्स को समझने के बाद अब हम कह पाएंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का मीनिंग हमको समझ आ गया है। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग अभी भी कंप्लीटली समझ नहीं आई है। उसको कंप्लीटली समझने के लिए हमें इसके बारे में और फर्दर समझना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कहां कहां ये यूज हो सकती है, क्या सीआरपीसी पर ही यूज होगी, ये आईपीसी पर भी यूज हो सकती है, ये किसी सीपीसी पर भी यूज हो सकती है। आप दोस्तों क्वेश्चन को रट के आंसर दे सकते हैं, रिटन एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू की बात आएगी, आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठते हैं और आप प्री पास कर गए, मेन पास कर गए, इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू में आप अच्छे जवाब तभी दे पाएंगे जब आप प्रैक्टिकली इनको रिलेट करेंगे दूसरी सेक्शंस, दूसरे एक्ट्स के साथ में, और तभी आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे और तभी आप जज बन पाएंगे, तभी आप मजिस्ट्रेट बन पाएंगे। तो इसका क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगी, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहलाएंगी, इन सभी बातों को समझने के लिए मेरी अगली वीडियो जो यहां पे एंड स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, आप इसको क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच जाएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।